हम लोग धातु और अधातु पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग का धातु अधातु पाठ का 7वां भाग है। इससे पहले हमने 6 भागों में बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद उन्हें भी जाके देख लें तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भाग 6 में पार्ट 6 में जो चीज़ें हमने सीखी थी, उसके बाद अगर आप NCERT बुक फॉलो करते हैं तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम इन 2 क्वेश्चंस जो है इनको हम लोग सरल करने का इनको सरल करेंगे और उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग अगला वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। आप में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़े वीडियोज़ को देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और फिर उससे क्या होता है ना, आपको कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को पूरी तरह से नहीं देखेंगे, अच्छे से ध्यान लगा कर नहीं देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देके देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, ठीक है। तो सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए क्या करना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये लिखना है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या, फिर उसको लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा कैसे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है ये हम लोग को दिखाना है। और तीसरा क्वेश्चन है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, इनकी बात कर रहा है, इसमें से कौन से आयन उपस्थित हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। और हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये वाला, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है कि कभी भी आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए बोलता है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है, तो उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 होगा, ठीक है। तो जो उसका संयोजकता कोष है, ठीक है, यानी कि जो सबसे बाहरी कोष है उस पे जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना आपको उसको दिखाना है। तो सोडियम है, हमने उसको घेरा लगाया, और सबसे बाहरी कोष में 1 है तो हमने 1 यहाँ पे स्टार दे दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखाया, एक बिंदु के रूप में हमने इलेक्ट्रॉन को दिखाया। तो सोडियम का जो बाहरी कक्ष का जो बिंदु इलेक्ट्रॉन है उसको आप बिंदु के रूप में जैसे दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर है, कहने का मतलब जैसे अब ऑक्सीजन का हम लोग को करना है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। तो इसका जो बाहरी कक्ष है, ठीक है, बाहरी कक्ष में कितने हुए, 6 हुए। तो आपको ऑक्सीजन लिखना है, उसमें 6 बिंदुएं दिखानी है, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का O लिखा सिंबल, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखा है। तो ये आपका ऑक्सीजन का बिंदु संरचना हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसी प्रकार से हम लोग को और मैग्नीशियम का करने के लिए बोला है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 2, यानी कि इसका बाहरी कक्ष में कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे बिंदु के रूप में, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और उसके जो सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपको बस उसको बिंदु के रूप में दिखाना है, तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अभी उसी में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग को करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उस पर मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का करके देखे थे, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से कैसे ये जो आपका यौगिक है इसका निर्माण होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे इसमें हम लोगों ने किया था सेम उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो सोडियम और ये ऑक्सीजन है, तो आप देखेंगे तो सोडियम में क्या है, सबसे बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक एक के साथ दिखाए, ठीक है। और ऑक्सीजन में कितने हैं, बाहर में 6 हैं, ठीक है। तो हमने पिछला वीडियो में देखा था, अगर आपको याद हो तो, और मैं आपको दिखाता हूँ, तत्वों की अभिक्रियाशीलता तत्वों के संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के कारण होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी तत्व अभिक्रिया इसीलिए करते हैं ताकि उसका जो संयोजकता कोष है, जो बाहरी वाला कोष है, वो क्या है, पूर्ण रहे उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो इसका बाहर में 8 रहेंगे, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे उसको 8 करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 सोडियम के आयन आएंगे, ठीक है, 2 सोडियम के आयन आएंगे, उसमें एक एक, और ऑक्सीजन का एक आयन आएगा, और ये दोनों अपना एक एक जो आयन है वो ऑक्सीजन को दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास भी 8 रह जाएगा, और इसके पास भी 2 और 8 बचेंगे, मतलब ये एक यहाँ पे आ गया, और एक सोडियम का यहाँ पे आ गया। तो अब सोडियम के पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये भी आपका इसका बारीक कक्ष पूरा हो गया, ये इसका भी बारीक कक्ष पूरा हो गया, तो ये Na2 हो गया, और ऑक्सीजन के पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा MgO, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए था, तो इसका सिर्फ एक ही परमाणु आएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा था, ऑक्सीजन को 2 चाहिए था और इसके पास 1 था, तो ये 2 परमाणु आए। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 है और इसको 2 ही चाहिए, तो मैग्नीशियम 1 आया और ऑक्सीजन 1 आया, और ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा, ऑक्सीजन को दे दिया। तो मैग्नीशियम 2 प्लस में और ऑक्सीजन 2 माइनस में, ये आपका MgO का इस प्रकार से हम लोग इसका निर्माण दिखा सकते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से जो तीसरी क्वेश्चन थी, क्या बोल रहा था, इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है, तो Na2O में Na प्लस और O2 माइनस ये आयन उपस्थित हैं, तथा अगर हम लोग MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो उसमें Mg डबल प्लस एवं O डबल माइनस आयन उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आपको पिछली वीडियो में हमें बात करी थी, इसमें देखते हैं मैंने जो लिखा हुआ है, आयनिक यौगिकों में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज का होता है और एक पॉजिटिव चार्ज का, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रहता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षण करके क्या होते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। तो उसके बीच में क्या होता है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल रहता है, ये याद रखना है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल रहता है, ठीक है। और जब उस आकर्षण बल को तोड़ना है, ठीक है, उसको गलाने के लिए, यानी कि उसको गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। तो जिसे तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, ठीक है। तो ये हुई बात, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक बल है उसके अंदर, आयनिक यौगिकों के अंदर, और उसे तोड़ने के लिए, मतलब गलाने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा, और उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है वो अधिक होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे के वीडियोस में इस पाठ के आगे के पोर्शंस को देखेंगे, ठीक है, सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ये तीसरा पार्ट है, मैंने पहला, दूसरा और ये तीसरा पार्ट आधा से करीब अधिक ही हो गया है, ठीक है। तो इतना चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, इनका नोट्स बना लीजिए, और आपको कैसा लगता है, कैसे समझ में आता है नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।